गाइड्स, नमस्कार। नई शुरुआत चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने 10वीं क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर डाल दिया है। ये चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 होगा। अम्ल और क्षार से संबंधित अम्ल क्षार के महत्व के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में इन सब का क्या महत्व है, पीएच मान का महत्व क्या है, और इसके बारे में इससे आप अगली वीडियो जो हम डाल चुके हैं अम्ल और क्षार से संबंधित, उसको आप अवश्य देख लें एक बार। क्या होता है ना गाइड्स, यदि आप एक बार देख लेते हैं उस वाली वीडियो को तो फिर इससे कनेक्ट करने में और फिर पढ़ने में मज़ा कुछ और ही होता है उसका, क्योंकि अपन कनेक्ट कर पाते हैं। रिकनेक्ट करने से क्या होता है, चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आने लगती है। सो प्लीज़ गाइड्स, यदि आपने इस चैप्टर के वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के प्लेलिस्ट बनी हुई है 10वीं क्लास की साइंस से संबंधित, उसमें लिखा हुआ है, आप उसमें जाइए और देखिए इससे संबंधित, और बड़ा ही मज़ा आने वाला है आपको वीडियो में, क्योंकि आप जो वीडियो देखेंगे मेरी तो उसमें हमने चित्रों और मॉडलों का सहारा लेते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई है। सो गाइड, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। पीएच मान का महत्व देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। क्या पौधे पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? क्या उनमें भी पीएच मान होता है या इंसान बस में होता है? सो गाइस, देखते हैं। हमारा शरीर है जो 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जो हमारा शरीर का पीएच मान कितना होता है, 7 से 7.8 तक, और एक 7 जो होता है वो पीएच मान का उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन, बीच का होता है। और यदि 7 से कम होते हैं तो पीएच मान अम्लीय होता है। 6 हो गए, 7 हो गए, 6 हो गए, 5 हो गए, 4 हो गए, 1 हो गए और 0 हो गया तो समझिए कि बहुत ज़्यादा अम्लीय, 0 में सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है कोई भी विलयन। यदि उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है तो आप समझ जाइए कि ये विलयन कैसा है, 7 से ज़्यादा है तो समझ जाइए कि वह क्षारीय है। 14 तक होते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा, और यहाँ पे 0 तक। सो गाइड्स, क्या है, हमारे शरीर का पीएच मान कितना है, 7.8 पर कार्य करता है हमारा काम शरीर। 7 से 8 के बीच पीएच मान में, मतलब उदासीन। जीवित प्राणी अपने केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वर्षा क्या हो जाती है, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। यदि पीएच मान वर्षा के जल का 5.6 से कम हो जाता है तो वर्षा अम्लीय होती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी का जल का पीएच मान कम हो जाता है। अब यहाँ अम्लीय वर्षा जा रही है, अब अम्लीय वर्षा का पीएच मान 7 से तो कम है, मतलब 5.6 है, और वो ये जब मिलेगा किसमें, नदी में जाएगा पानी वर्षा का, तो वहाँ का पीएच मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, पीएच मान कम होने से इससे क्या हो जाएगा कि जो जलीय जीव हैं, जीव जंतु हैं, उनको प्रॉब्लम होने लगेगी जीवित रहने में, क्योंकि जो पीएच मान होता है, जैसे अपना पीएच मान 7.8 है, मतलब 7 से 7.8 है, और यदि इससे कम या इससे ज़्यादा होता है हमारे शरीर में तो हमको प्रॉब्लम हो जाती है, हम अस्वस्थ पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। सो गाइस, आगे देखते हैं क्या है। सॉरी गाइस, क्या है, दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ। शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल मोटे श्वेत पीले बादलों से बना है। जो शुक्र ग्रह है तो उसका जो वायुमंडल है तो उसमें वायुमंडल में क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत पीले बादल से बना हुआ है। आपको लगता है कि इस ग्रह में जीवन संभव है? अब ऐसे में जिसे अपन पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, किसको, शुक्र को, क्योंकि सब कुछ वातावरण यही है, लेकिन ये अलग है सल्फ्यूरिक अम्ल। जैसे आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच मान क्या है, हमको कैसे पता चले, और पता चल भी जाता है तो हम उसमें क्या करें, पता चलेगा तब तो उपचार करेंगे ना पीएच मान का। अधिक उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। किसी पौधे की स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक पीएच की ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों की
मिट्टी एकत्र कीजिए। क्रियाकलाप के अनुसार पीएच की जांच कीजिए और ध्यान दीजिए मिट्टी जहाँ से मिट्टी ले रहे हैं वहाँ के कौन से पौधे उपज रहे हैं। तो पीएच का मान कैसे मिट्टी का पता चल जाता है, क्योंकि अब अपन देख लें वहाँ की मिट्टी, जहाँ विभिन्न स्थानों से मिट्टी ला रहे हैं अपन, तो उस मिट्टी को देख लें कि यहाँ पे कौन से पौधे उग रहे थे, उनका पीएच मान क्या था। तो उससे हमें क्या होता है, पता चल जाता है कि ये मिट्टी क्षारीय है या अम्लीय। देखते हैं आगे। हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। हमारा जो पेट है, स्टमक है, उससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। हमने पहले ही बात की है। इसका पीएच मान कितना होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे पेट से निकलता है उसका पीएच मान होता है 2.2 के बीच में होता है। ठीक है, जो हमने अब पिछले वाले वो जो डायग्राम दिखाया था पिछले वाले पार्ट में, उसमें हमने बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उदर में कितना होता है। पीएच मान बताए थे बहुत सी चीज़ों के, जैसे नींबू का बताया था, रक्त का बताया था कि 7.4 होता है, मुख का 4.5 के बीच में होता है। यह उदर को हाइड्रोक्लोरिक उत्पन्न करता है, जो कि क्या करता है, हमारे उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। ये जरूरी है। देखिए, कोई भी चीज बनी होती है तो वो जरूरत भी कोई ना कोई, यदि उसके लाभ होते हैं तो कोई ना कोई बैड इफेक्ट भी जरूर होते हैं। खराब चीजें भी होती हैं, अच्छी चीजें भी होती हैं। उसमें कोई भी चीज हो, है ना, यदि आवश्यकता से ज्यादा हुआ तो खराब चीज हो जाती है वो हमारे लिए, और यदि जरूरत पे लायक हुआ तो वो सही हो जाती है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है हमारे शरीर में, देखिए वो उसी के कारण भोजन पाचन होता है। अपच स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करने के कारण इसके कारण उदर में दर्द जलन अनुभव होता है। क्या होता है, कभी कभी जब अनपच हो जाता है या अपन भोजन पाचन नहीं कर पाता है तो उस समय अपने पेट में जलन होती है, दर्द होती है। क्यों होता है, क्योंकि उस समय अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न कर देता है हमारा पेट। इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए एंटीएस्टिक जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने सुझाया होगा। एंटीएस्टिक अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्लभ क्षारकों का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे यदि हमारे अपच हो गया है, अपच क्यों होता है, मतलब अनपच क्यों होता है, हमारे भोजन नहीं पचता है, उसने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर दिया है, हमारे पेट में ज़्यादा निकाल दिया उदर ने। तो इसके लिए हमें क्या उपचार करना चाहिए, एंटीएसिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, एंटीएसिड ले लेना चाहिए, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेना चाहिए। मतलब कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षारक है, और क्षारक ले लेने से क्या हो जाएगा, हमने पहले ही बताया था, यदि अम्ल और क्षारक को मिलाया जाए, दोनों की फाइट करवाई जाए तो क्या मिलेगा अपन को, एक उदासीन मिलेगा, दोनों का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारे जो अम्ल था तो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, और यदि उसका प्रभाव खत्म हो जाता है तो क्या होता है, हमारे पेट में दर्द करना बंद कर देगा। देखिए यह क्या है, पीएच मान के कारण दंत क्षय। अब पीएच मान के कारण भी दांत का क्षय होने लगता है, मतलब दांत ऑटोमेटिकली घिसाव हो जाता है, टूटने टाइप के लगते हैं, या फिर हाँ, तो ये मुंह का पीएच मान कितना हो, 5.5 से कम होने पर शरीर का पीएच मान हमने बताया था, ध्यान रखना गाइड्स। प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन, यह सही बहुविकल्पों में, सही जोड़ी में, फिल इन द ब्लैंक में ये क्वेश्चन बन जाते हैं पीएच मान से संबंधित। सो गाइड्स, जैसे मुंह का पीएच मान कितने से कम होने पर दांतों का क्षय आरंभ हो जाता है, मतलब दांत दर्द करने लगते हैं और वो टूटने टाइप के लगते हैं। जब पीएच मान दांतों का
5.5 से कम हो जाता है। अब 5.5 ये क्या है, 7 से कम है कि नहीं है? 7 से कम है तो क्या है, अम्लीय है या कि क्षारीय है? तो इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। ज्यादा अम्लीय होने पर हमारे दांत का क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। दांतों का एनेमल, मतलब जिसमें एनेमल उसको बोलते हैं, दंत बॉल्ब को बोला जाता है, जिसमें खून नहीं होता। जैसे अपने नाखून है, क्या इनमें ब्लड होता है? इनको काट लेने से कभी ब्लड नहीं निकलता है। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कैल्शियम फास्फेट क्रिस्टल के रूप में बना देता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्यों? कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेट और कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टल के रूप में होता है। जल में नहीं घुलता है। क्या होता है, ये जल में नहीं घुलते। क्या दांत जल में घुल जाते हैं? नहीं घुलते हैं। लेकिन मुंह का पीएच मान 5.5 से कम या होने पर यह संक्षारित होने लगता है, मतलब यह खराब होने लगते हैं दांत अपने। यदि 5.5 से कम होता है, ज्यादा अम्लीय होने के कारण अपने दांतों का क्या हो जाता है, खराब होने लगते हैं। ठीक है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा और खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न कर लेते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है, पीएच मान कम क्यों हो जाता है? क्योंकि जो अपन खाना खाते हैं उसमें उपस्थित खाद्य शर्करा होती है, तो उससे शर्करा मतलब कि कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है ना, तो उससे संबंधित होती है। तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या कर लेते हैं, निम्नीकरण कर देते हैं उसको, और फिर वहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाता है, अपने मुंह में अम्ल उत्पन्न हो जाता है। और भोजन के बाद मुंह को साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। अब भोजन जैसे ही करते हैं आप, यदि साफ कर लेते हैं तो मुंह में शर्करा और खाद्य पदार्थ बचेंगे नहीं, तो बैक्टीरिया कैसे काम करेंगे वहाँ पे। तो मुंह की सफाई के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। समय जैसे अब अम्लीय हो गया हमारे मुंह का, तो उसके लिए क्या है, उसके प्रभाव को खत्म करना है, तो अपन किससे लड़ाई करवा देंगे, क्षार से, क्षारीय करवा देंगे। क्षार वाला दंत मंजन से इसको ठीक किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप इसके दंत क्षय को रोका जा सकता है। आई होप गाइड आपको समझ में आ रहा होगा। सो गाइस देखते हैं, अपन को ये समझ में आ गया मुंह का पीएच मान कितना होता है, 5.5 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। नेक्स्ट वाली वीडियो में देखा था हमने। और इसी प्रकार अपन ने जठर रस भी पढ़ लिया। जठर ग्रंथि में जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। देखते हैं हम आगे, पशुओं और पौधों में उत्पन्न रसायनों की आत्मरक्षा। अब पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों की खुद की रक्षा करना उनसे। क्या आपको मधुमक्खी ने डंक, पशु है कि नहीं है, और कभी कभी पौधे भी होते हैं, इनमें क्या होता है, रासायनिक क्रिया होती है। इनसे अपन खुद की रक्षा कैसे करें ये देखेंगे इसमें। तो मधुमक्खी ने डंक मारा है, कभी आपको किसी मधुमक्खी ने डंक मार दिया, या मारा हो या नहीं मारा भी है, तो मार भी सकता है, ये थोड़ी ना लिखा है कि नहीं मारेगा कहीं। तो हो सकता है सिचुएशन, परिस्थिति ऐसी होती है कि अपन को हो सकता है वहीं से गुजरे और निकली हो मधुमक्खियां, तो क्या करें अपन। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। क्या होता है, उसमें भी एक अम्ल छोड़ता है, और अम्ल जहाँ छोड़ेगा वहाँ जलन होगी और दर्द होगा। इतना आप तो ध्यान रखना अच्छे से, है ना। इसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, हमने पहले बताया। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। सो गाइस क्या होता है, इस मधुमक्खी यदि डंक मारती है तो उसमें क्या करती है, वो अम्ल छोड़ देती है। उसके डंक में क्या होता है, अम्ल होता है, जिसके कारण हमको दर्द और का अनुभव होता है। इसके बचाव के लिए हम क्या करेंगे, अम्ल के प्रभाव को खत्म करना है तो हमको क्या मिला देना चाहिए, क्षारक। अब क्षारक क्या होता है, जैसे अपन साबुन होता है उसमें क्षार उपस्थित होता है, या कपड़े धोने का जो निरमा होता है ना, डिटर्जेंट जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, यदि वो लगा देंगे, क्योंकि वो क्या होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और जब क्षारक और अम्ल मिलते हैं तो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, और अपना दर्द भी क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, और उपयोग आराम मिलता है। अब इसी प्रकार नेटल का एक क्या है कि डंक
डंक वाले बाल मेथेनाइक अम्ल छोड़ जाते हैं। जो नेटल होता है, नेटल क्या होता है, एक पौधा होता है विशेष प्रकार का। अब उसमें भी अब देखते हैं अपन की नेटल के डंक वाले बाल मेथेनाइक अम्ल छोड़ जाते हैं। वो कौन सा अम्ल छोड़ते हैं ये, जैसे नींबू बताया था, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और ये नेटल के पौधे में मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण जलन दर्द का अनुभव होता है। इसमें भी अम्ल छोड़ रहा है ये। सॉरी गाइस। सो गाइस, इसके जैसे नेटल का पौधा ने कभी अपने उसके बाल लग जाते हैं तो वो डंक टाइप के लगते हैं। नेटल का पौधा होता है जो, यदि उसके इलाज के लिए पारंपरिक रूप से वो डाक वाले नेटल के पौधे के नीचे ही एक डाक का पौधा मिलता है, किसका, डाक का। और यदि इसको अपन पत्ती रगड़ लेते हैं तो क्या हो जाता है, अपना दर्द खत्म हो जाता है पारंपरिक रूप से। नेटल का पौधा में क्या निकलता है, क्यों, उसके बालों में क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल होता है, और ये डॉग वाले पौधे से वो ठीक हो जाता है। सो गाइस, देखते हैं आगे। देखिए, कुछ प्राकृतिक अम्ल के बारे में बताते हैं। जो सिरका होता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो सिरका अम्ल हमेशा खट्टे होते हैं, ध्यान रखना, और क्षारक हमेशा कड़वे होते हैं। हमें पहली वीडियो से बताते आ रहे हैं गाइस। जैसे सिरका होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा, एसिटिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक अम्ल, और देखिए नींबू में भी क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। ठीक है। इमली में टार्टरिक। देखिए, इसकी इमली की याद करने की ट्रिक जो ये क्या होते हैं, ये जो प्राकृतिक अम्ल है ना, ये अधिकतर पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन में। और ये ध्यान रखना कि जो बहुविकल्प हैं, फिल इन द ब्लैंक है, ये एक नंबर एक क्वेश्चन में दे जाते हैं, और उसमें तो कटने के चांस रहते हैं दीर्घ उत्तरीय या बड़े क्वेश्चनों में, लेकिन इनमें चांस नहीं होते हैं। सो गाइस, इन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो संतरा में कौन सा, सिट्रिक, संतरा खाए और सीटी बजाए, सिट्रिक। नींबू में भी एक से होते हैं, देखिए अपन देखने में लगता है नींबू और संतरा सेम होते हैं, वो आपको याद करवाने के लिए बता रहे हैं गाइस। संतरा और सिट्रिक, नींबू एक से होते हैं, उनमें एक सा अम्ल भी पाया जाता है, कौन सा, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा, टार्टरिक मतलब कि जो टार्टरिक अम्ल, अब देखिए टार्टरिक अम्ल तो अम्ल होता है, पर याद करने के लिए जैसे इमली के पेड़ में टर टर की आवाज़ आती है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा क्या होते हैं, पक्षी वगैरह होते हैं, मेढक वगैरह घूमते रहते हैं। और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। और दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक। हमने बताया था लैक्टिक के कारण ही दूध से दही बन जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। इसी प्रकार चींटी का डंक, अब चींटी भी काट देना तो अपन को भी क्या दर्द होने लगता है। चींटी और नेटल में एक सा अम्ल पाया जाता है, देखिए गाइस, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है चींटी में और नेटल में। सो गाइस, देखते हैं अपन क्वेश्चन आंसर को क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपके पास 2 विलयन हैं, ए और बी। ए का पीएच मान कितना है, ए का पीएच मान बराबर 6 है, और बी का पीएच मान कितना है, 8 है। देखिए ये लिखा है 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, कौन विलयन अम्लीय है और कौन क्षारीय है। अब H+ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस में अधिक है, हमको ये देखना है। तो हाइड्रोजन आयन मतलब हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता इसमें 7 से H+ की सांद्रता इसमें 6 है, और एक O- की सांद्रता इसमें 8 है। तो कौन विलयन क्षारीय होगा और कौन अम्लीय होगा। सो गाइस, क्षारीय कौन होता है, जो 7 से ज़्यादा होता है। 7 से ज़्यादा कौन है, 8 है, तो ये क्षारीय है बी नंबर का, और ये ए नंबर का कितना है, 6 है, तो ये क्या है, अम्लीय है। क्या है, ये अम्लीय है। और सांद्रता अधिक किस में है, 8 में है, बी में है, OH।
इसलिए वह क्षारीय है। सो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव करता है? यदि हाइड्रोजन H प्लस की आयन की सांद्रता विलयन की प्रकृति को क्या प्रभाव करता है? H प्लस किसके पाए जाते हैं? क्षारीय में पाए जाते हैं कि अम्लीय में पाए जाते हैं? और एक होता है OH माइनस का, A प्लस का है। सो गाइस H प्लस जो होता है वो हमने बताया था अम्लीय कर देता है किसी भी चीज को। क्या प्रभाव करता है यह? अम्लीय। और OH क्षारीय कर देता है। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्षारीय विलयन OH आयन होते हैं? अगर हाँ तो क्षारीय क्यों होता है? हाँ, तो इसमें भी H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं, पर क्या होता है ये क्षारीय से कम पाए जाते हैं। OH माइनस से कम पाए जाते हैं, इसीलिए इसका जो इसीलिए यह क्षारीय होते हैं। ठीक है ना, जब कम पाए जाते हैं तो पाए तो जाते हैं क्षारीय में भी। जो अपन ने स्केल बनाई थी आपने देखा था कि यहाँ पे सबसे कम क्षारीय था और यहाँ पे सबसे ज्यादा अम्लीय था, तो पाए तो जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्षारीय की संख्या OH की संख्या ज्यादा थी और यहाँ पे H प्लस की संख्या ज्यादा थी। पाए तो दोनों जा रहे थे। कोई किसान खेत की मृदा को किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड हुआ और बुझा हुआ चूना प्लस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड चौक कार्बोनेट का उपयोग करता है? क्यों करता है? क्योंकि वो इसलिए करता है क्योंकि अम्लीय और क्षारीय जो गुणधर्म होते हैं इन दोनों को मिला देने से इनका प्रभाव क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इससे ना ही भूमि अम्लीय होती है ना ही अत्यधिक क्षारीय होती है और वो लवणीय प्रकार की, और उनका वो प्रभाव खत्म हो जाता है और फसल अच्छी होती है। सो गाइस चलते हैं आगे। लवण के संबंध में अधिक जानकारी अब अपन देखते हैं। लवण के संबंध में अभी अपन अम्ल क्षार के संबंध में समझते आ रहे हैं। अब लवण क्या होता है? एक प्रकार का सॉल्ट होता है, ठीक है ना। पिछले भागों में हमने विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा लवण निर्माण को देखा है। ये देखा है लवण निर्माण कैसा है? अम्ल और क्षारक मिलाने से लवण और जल प्राप्त होता था, हमने देखा था। ये हमने इसका डायग्राम भी दिखाया था। उदासीन प्रक्रिया होती है जब वो दो मटके थे, इससे एक से अम्ल आ रहा था और इससे क्या आ रहा था? क्षारक आ रहे थे और यहाँ पे मिल रहे थे इस वाले बॉक्स में। तो क्या बन रहा था? ये अम्ल है और ये क्षारक है। तो इसमें जल बन रहा था और इसमें लवण बन रहा था। तो ये जल और लवण का निर्माण होता है। हाँ, तो इनके निर्माण गुण धर्म उपयोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। देखते हैं अपन और इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। लवणों का pH मान। नमक प्रयुक्त अम्ल क्षारक। देखिए अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण pH का 7 होता है। इनका मान लवण का कितना होता है? 7 होता है। हमने बताया था यहाँ लवण पाया जाता है और इससे पहले क्षारक और इसके पहले के अम्ल, इसके बाद के क्षारक इस बढ़ते जाएंगे, क्षारक कहलाएंगे, ये अम्ल कहलाएंगे और ये बीच का लवण होता है। जबकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक लवण के pH मान का 7 से कम होता है। ये अम्लीय है। प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल के प्रबल pH का 7 से अधिक होता है। वही जो हमने बताया कि 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा जो pH मान 7 से ज़्यादा होते हैं तो वो क्या होते हैं? अत्यधिक क्षारीय होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? कुल टोटल 14 होती है। सो गाइस देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे क्या है, सॉरी गाइस ये तो और हो जाता है।
साधारण नमक से रसायन। अब साधारण नमक से रसायन अपन देखते हैं क्या होता है इसमें। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन अभिक्रिया के उत्पन्न करके लवण और सोडियम क्लोराइड कहते हैं। मतलब अपन क्षारक और अम्ल यहाँ पे मिलाया जा रहा है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक क्या है, एक अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब साबुन सोडा है, ये धोने वाला, एक क्षारक है, क्षारक का विलयन, और इन दोनों को मिलाया जा रहा है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। किसका होता है? सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। हाँ, तो हमने देखा कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड बनता है हाइड्रोक्लोरिक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से। लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी लवण को हम भोजन में उपयोग करते हैं। मतलब भोजन में उपयोग करते हैं, इसका मतलब नमक के रूप में हम भोजन का उपयोग करते हैं भोजन में। ऊपर क्रियाकलाप में आपने देखा कि यह एक उदासीन लवण है। देखिए समुद्री जल में इस प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों में सोडियम क्लोराइड पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के क्रिस्टल प्राय अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। खनिज नमक कहते हैं उन्हें, जब जो खोद कर निकाला जाता है उनको खनिज लवण कहते हैं। समुद्रों में एक प्रकार के लवण पाए जाते हैं। ठीक है, यह खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्रों का कोई हिस्सा सूख गया। यह खनिज नमक की खनन भी कोयले की तरह होता है। अब इसको खोदकर तब इसका निर्माण होता है। क्या होता है? समुद्र में हम बोलते हैं ना, समुद्र का पानी कैसा होता है? साल्टी होता है, मतलब नमक की तरह होता है, क्षारक होता है। तो वहाँ पे क्षारक नहीं, लवण होता है। तो कैसा होता है कि बहुत युगों के बाद, बहुत दिनों के बाद, जब कई युग बीत जाते हैं तो कहीं पर समुद्र का पानी क्या हो जाता है? सूख जाता है, और सूख जाने के कारण क्या हो जाता है? वह जम जाता है। तो इसका खनन करके लोग खनन होता है कोयले की तरह। आपने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण प्रतीक था नमक? था कि नहीं था? नमक के लिए सत्याग्रह करवाया था गांधी जी ने। सो गाइस चलते हैं आगे। नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ है। कच्चा पदार्थ इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखें कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थ बनाने के लिए करते हैं। अब जो नमक का उपयोग है अपन देखते हैं कि क्या होता है। इसका बेकिंग सोडा में भी यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा में भी, व्यंजक चूर्ण भी बना लिया जाता है। तो अपन कैसे इतने सारे पदार्थों को बनाने के लिए करते हैं इनका। देखिए क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या लिखा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड में करते हैं पहले नंबर दैनिक जीवन में उपयोग एक ही चीज का। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन क्लोर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार कहते हैं। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का विलयन और अपन 2HO जल मिलाते हैं तो इससे क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है और हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है। इससे क्या निकलती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलता है, क्लोरीन गैस निकलती है और H2O मतलब कि हाइड्रोजन निकलता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इससे निर्मित उत्पाद क्या बनता है? क्लोरीन निकल के आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार कहते हैं। सो गाइस देखते हैं आगे।
क्लोरीन गैस एनोड से मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड से मुक्त होती है। ध्यान रखना, जो क्लोरीन निकलता है किससे निकलता है? एनोड से निकलता है, ठीक है। और जो कैथोड से क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। अपन इस डायग्राम के माध्यम से अच्छी तरह से समझेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। सॉरी गाइस, कहाँ पे क्लिक हो गया है? सो गाइस देखते हैं आगे इस डायग्राम पर, समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? ये क्या बताया गया है? नमक का घोल है पूरा, ठीक है। ये नमक का घोल है। यहाँ पे धन आयन है हाइड्रोजन के और सोडियम है। ये आ रहा है नमक का घोल। ये नमक के घोल के साथ क्या है? ये इससे क्या निकल रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल रहा है। तो ए प्रक्रिया में देखते हैं स्वच्छ जल, सोमिंग, पीवीसी, रोगाणु, सीएफसी, कीटाणु, ठीक है ना। तो इससे क्या हो रहा है? यहाँ से देखिए, ए एनोड है, ए कैथोड है, यहाँ की प्रक्रिया, ठीक है। ये एनोड लिखा है, ठीक है। एनोड से मतलब कि प्लस आयन निकलते हैं, यहाँ कैथोड मतलब माइनस। अब ये दो हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकल रही है? एनोड के यहाँ से क्लोरीन गैस निकलती है। किससे? क्लोरीन गैस निकलती है। और यहाँ कैथोड से कौन सी गैस निकलती है? H2 मतलब कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये कैथोड है, राइट गाइड्स। यहाँ ईंधन मार्गन खाद के लिए अमोनिया गैस भी निकलती है। और आगे देखते हैं, यहाँ पे नमक का घोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ धातुओं को ग्रीस करने के लिए, साबुन के अपमार्जक, कागज बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर के लिए किया जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब देखिए, यहाँ पे अपन ने पढ़ा था क्लोर क्षार प्रक्रिया। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन तो था, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड का क्या था? ये जलीय विलयन था। देखिए, सोडियम, यह है सोडियम, वो है क्लोराइड का क्या था? ये जलीय विलयन था, अपन ने ये देखा। फिर इससे क्या हुआ? इसमें क्या किया गया? विद्युत आयन प्रवाहित किया गया, मतलब इसमें क्या डाली गई? विद्युत डाली गई। इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड की उत्पन्न करता है। तो इसमें क्या धन आयन डाले गए कि नहीं डाले गए? इसमें विद्युत डाली गई है, आयन डाले गए हैं, ए डाले हैं आयन, ठीक है ना। H माइनस और हाइड्रोक्साइड के माइनस और हाइड्रोजन के प्लस आयन डाले गए। इससे क्या हुआ? सोडियम निकल के आया। देखिए, ए बन गया सोडियम का प्लस आयन, ए निकल के आता है सोडियम। देखिए, सोडियम का घोल निकल के आता है, सॉरी गाइस, ए है नमक का घोल निकल के आता है। और इससे कैथोड में हमने देखा कि ए आते हैं, हाइड्रोजन आ जाता है, और यहाँ से कौन सी गैस निकलती है? एनोड से क्लोरीन गैस निकलती है। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी को हम क्षार प्रक्रिया भी क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। हाँ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। हाँ, तो ये नमक का घोल था, इसमें क्या डाला गया? आयन डाले गए। आयन डालने से क्या निकल के आया अपन को? आयन डाले गए, H+ का और ए माइनस का डाला गया, तो इससे नमक का घोल निकल के आता है। और इसी में हम देखते हैं कि एक कैथोड होता है, उससे हमें क्या मिलती है? हाइड्रोक्साइड गैस निकल के आती है और क्लोरीन गैस भी हमें मिल जाती है एनोड से। गाइस, चलते हैं आगे और देखते हैं आगे। देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है? विरंजक चूर्ण लिखा है। क्या है ये? हमने उस वाले डायग्राम में अपने समझाने की कोशिश की थी, आपको बताया था कि क्या मिला रहे थे अपन, जो विरंजक चूर्ण बन जाता था। तो गाइस, उसमें अपन देख रहे थे हाइड्रोक्साइड मिला रहे थे और क्लोराइड
क्लोराइड मिला रहे थे तो विरंजक चूर्ण बन जाता था। अपन ये पहले ही बता चुके हैं। क्या है इसमें, देखिए आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण हुआ, उसमें निर्माण हुआ विद्युत अपघटन के द्वारा। क्लोरीन गैस का उपयोग करके विरंजक चूर्ण का उत्पादन के लिए किया जाता है। किसके लिए उपयोग किया जाता है क्लोरीन का? विरंजक चूर्ण को। शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, मतलब कि बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन की क्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्साइड और क्लोराइड से बनता है। क्लोराइड मिला दो और वो मिला दो, कैल्शियम मिला दो तो बन जाता है विरंजक चूर्ण। क्या होता है, जैसे यहाँ पे अपन सॉरी गाइस देखिए, ये क्या है कैल्शियम कैल्शियम है और हाइड्रा ऑक्साइड है। तो ये क्या है, बुझा हुआ चूना है। ये बुझे हुए चूने में आप इस बुझा हुए चूने का सूत्र है कि नहीं है। अब इसमें अपन क्या मिला रहे हैं, क्लोरीन मिला रहे हैं। क्लोरीन मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, विरंजक चूर्ण बन जाएगा। CaOCl2 और H2 बाहर वापस हो जाएगा, मतलब चूर्ण के रूप में अपन को चूना प्राप्त हो जाएगा और विरंजक चूर्ण हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखते हैं अपन विरंजक चूर्ण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो वस्त्र उद्योग में सूती, लेनिन, विरंजक चूर्ण, कागज फैक्ट्री में किया जाता है। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने में अपन क्लोरीन मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, विरंजक चूर्ण बन जाता है। मतलब अब उसमें अपन क्लोरीन मिलाएंगे तो पानी तो चला जाएगा और पानी चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, चूर्ण बन जाएगा। एक उस टाइप का, मतलब चूने का चूर्ण एक प्रकार से सूख जाता है, जैसे चूना वही हो जाता है। देखिए सो विरंजक चूर्ण का उपयोग किसमें किया जाता है, लकड़ी का मज्जा, लाउंड्री, सॉफ्ट कपड़ों के विरंजन के लिए, कई रासायनिक उद्योग उपाचय के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, यदि कहीं जीवाणु हो गए हैं ज़्यादा जल में तो उसमें डाल दिया जाता है। अब देखते हैं बेकिंग सोडा का यूज। बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर से रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता या पकौड़े आदि के लिए किया जाता है। जब अपन का कुछ चीज़ बनाते हैं जिससे कि अब फूल जाए वो चीज़, तो इसीलिए किया जाता है। कभी इसका उपयोग खाने की शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है, वो आराम से पक जाता है जल्दी से। इस यौगिक के रासायनिक सोडियम कार्बोनेट है। रसायन जो है वो क्या है, इसमें सोडियम होता है, Na होता है और H होता है और हाइड्रो ऑक्साइड CO3 मतलब हाइड्रो ऑक्साइड कार्बोनेट होता है। इसको बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड के मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसको बनाने के लिए सोडियम का उपयोग किया जाता है। मूल पदार्थ मेन पदार्थ कौन होता है, सोडियम से बनता है। सो गाइस देखिए, जैसे यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है, सो गाइस देखते हैं अपन क्या है। सोडियम है ये मेन चीज़ क्या होती है, उसमें सोडियम होती है, सोडियम क्लोराइड। इसमें H2O मिलाया मतलब जल मिलाया और प्लस में क्या मिलाया, हाइड्रोक्साइड और NO3। इससे क्या निकल के आया, अमोनिया क्लोराइड निकल के आया, NH4 क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के रूप में। क्रियाकलाप 2.14 में आपने सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट pH के मान को जांच की थी। क्या आप यह सहसंबंध स्थापित कर सकते हैं कि आपको उपयोग के अम्ल उदासीन करने के लिए किया जाता है। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। खाना पकाते समय गर्म करने में निम्न अभिक्रिया होती है। क्या करते हैं, जब अपन इस सोडियम बेकिंग को जब अपन खाना पकाते समय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब अपन गर्म करते हैं, खाना गर्म ऊष्मा देते हैं तो उससे क्या निकल के आता है, सोडियम कार्बोनेट निकल के आता है, हाइड्रोजन निकल जाता है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है।
किससे? इससे, सोडे से। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घर में अनेक प्रकार से किया जाता है। ये है खाने का चूड़े का सूत्र 2NaHCO3। सो गाइस देखते हैं आगे। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का उपयोग हमारे घर में अनेक प्रकार से किया जाता है। कहाँ कहाँ पे होता है देखिए अपन उपयोग। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसे मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। ये है बेकिंग पाउडर। अब इसमें अपन क्या देंगे? ऊष्मा देंगे, H+ का आयन देंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, O2 मतलब पानी अलग हो जाएगा और अम्ल का सोडियम लवण हो जाएगा। तो इस विभिन्न रूपों में कर सकते हैं इसका उपयोग, यही बताया गया है। इस अभिक्रिया को कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पावर्टी केक के खमीर फूल जाता है। इसे मुलायम स्पंज क्या होता है? इस वाली अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होने के कारण वो जो भी चीज होता है वो अत्यधिक फूल जाता है, जैसे खमीर होना हुआ या कोई भी चीज हुआ। और क्या होता है? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट एंटीसेप्टिक एक संगठक है। यह क्षारीय होने के कारण पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन राहत पहुंचाता है। जब हमारे पेट में हम देखते हैं अनपच हो जाता है, खाना नहीं पाचन हो पाता पूर्ण रूप से, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा पेट ज़्यादा उत्पन्न कर देता है। तो ऐसा होता है तो हम इसके प्रभाव को कम करने के लिए क्षारक के रूप में इसका उपयोग कर लेते हैं। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निनाशक में भी किया जाता है। देखते हैं अब अपन धोने के सोडा के लिए। अभी तो अपन ने कौन सा सोडा देखा? बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा। NaCO2 CO3 सोडियम कार्बोनेट ट्राइट और फिर क्या है? और 10H2O धोने का सोडा एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड प्राप्त किया जाता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण हो जाता है। यह क्या होता है? क्षारकीय लवण प्राप्त हो जाता है जिससे धोने का सोडा मिल जाता है। किसके कारण? जैसे सोडियम कार्बोनेट होता है उसमें अपन क्या मिल जाते हैं? 10 अणु H2O मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? NaCO3 10H2O बन जाता है। मतलब ये धोने का सोडे का सूत्र है। आ गया समझ में गाइस? यही है Na2 है, नाइट्रोक्साइड सोडियम है और क्या है? कार्बोनेट है और 10 अणु H2 के मतलब हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन है, ऑक्साइड है। 10H2O क्या दर्शाता है? क्या यह सोडियम कार्बोनेट का आद्र बनाता है? हम इसका जवाब अगले भाग में पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किया जाता है, के लिए भी उपयोगी रसायन होता है, उद्योगों में प्रयोग किया जाता है और कई जगह अपने कपड़ों में दाग लग जाता है, धोने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए इसके उपयोग लिखे हुए हैं। कांच, साबुन, कागज उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स सोडियम यौगिक के उत्पादन में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों की सफाई के लिए किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, डिटर्जेंट के रूप में। जल का स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी, जल यदि अपन देखते हैं कठोर हो जाता है तो सोडियम का उपयोग कर लिया जाता है। ये धोने के सोडा सोडियम मतलब कि Na2CO2 10H2O ये क्या है? सोडियम के अणु हैं, परमाणु। अब देखते हैं आगे क्या लवण क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं। तो
तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। जो क्रिस्टल होते हैं लवण क्रिस्टल, क्या वाकई में शुष्क होते हैं? अपन को देखने में तो वाकई में नमक जो होता है बहुत ही शुष्क दिखाई देता है। तो यहाँ पे वही प्रयोग करके दिखाया गया है, जल को हटाना क्रिस्टल से। ठीक है, ये बर्नर है। क्या है ये? बर्नर है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है। कॉपर सल्फेट का जल की बूंदें, क्विथन नली और पकड़ने वाला चिमटा। ये क्या है? क्रिस्टल को जल से हटाया जा रहा है, क्रिस्टल का जल हटाना। अब ये क्रिस्टल है, मतलब कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है। इस वाकई में देखने में अपन को सॉलिड लगता है, मतलब ठोस लगता है। तो क्या इसमें जल नहीं है क्या? तो अपन इससे पता चल जाएगा अपन को। आप देख सकते हैं प्रयोग करके। तो गाइस देखिए, शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलन का जल होता है, उसमें जल होता है। जब क्रिस्टल को गर्म करते हैं तब जल हट जाता है और लवण का रंग श्वेत हो जाता है। क्या हो जाता है? जब क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो उसमें से जल ऑक्सीकरण हो जाता है जल का, और वो लवण श्वेत रंग का प्राप्त हो जाता है। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल में भिगो देते हैं तो क्रिस्टल का रंग कैसा हो जाता है? नीला रंग पर वापस आ जाता है, क्योंकि उसमें जल आ जाता है। लवण का एक सूत्र इकाई जल को निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट का एक सूत्र इकाई जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जलीय कॉपर सल्फेट का CuSO4 5 हाइड्रोजन के अणु। क्या है? कॉपर सल्फेट और 5 हाइड्रोजन अणु होता है जलीय का सूत्र। क्या आप बता सकते हैं कि Na2 और CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट और 10 अणु H2O का अणु आर्द्र है या नहीं? ये क्या है? ये किसका सूत्र? पहले तो ये बताइए। ये किसका अभी बताया था हमने? ये धोने के सोडे का सूत्र है, ध्यान रखना। अणु आर्द्र है या नहीं? ये क्या आर्द्र होता है कि नहीं होता है? अपन को कैसे पता चलेगा? यदि इसको अपन गर्म करेंगे, पानी की बूंदें भाप में रूप में, तो क्या होता है? जिप्सम एक अन्य लवण है, जिप्सम होता है एक, जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। किसका? क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। जल के देखिए 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्रिस्टलन का CaSO4 2H2O। अब आप इस लवण के उपयोग में ध्यान दीजिए। देखिए गाइड्स, क्या है यहाँ पे? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम होता है। क्या? जिप्सम को यदि हम 373 केल्विन में गर्म करते हैं तो जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। क्या होता है? जिप्सम है, और जिप्सम को यदि हम गर्म करते हैं तो उसके जल के अणु भाप बन के उड़ जाते हैं, और अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट, मतलब यह देखिए कैल्शियम सल्फेट, और इसमें आधे अणु जल का बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। कैसे कहते हैं? जल का अणु जब जिप्सम से जल त्याग देता है तो उसमें बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ जिप्सम से जब जल निकाल दिया जाता है गर्म करके। ध्यान आया आपको? अब आई होप गाइड समझ में आ गया होगा। और फिर इससे क्या बन जाता है? कैल्शियम सल्फेट और आधे अणु जल के बन जाते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल को मिलाने पर पुनः जिप्सम या कठोर पदार्थ प्रदान हो जाता है। अब जैसे हमने जिप्सम से हमने क्या निकाल दिया? गर्म किया जिप्सम को 100 डिग्री में 373 केल्विन, मतलब 100 डिग्री या 373 केल्विन में गर्म किया। इससे क्या हुआ? जल निकल गया। जल निकल जाने से क्या बन जाता है यार? यह बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इसका सूत्र क्या हो जाता है?
ये है आपका सूत्र, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमीहाइड्रेट, इसका उपयोग डॉक्टर लोग भी करते हैं। और यदि इसमें पुनः जल मिला दिया जाता है किसमें, इसमें, तो वह पुनः क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है, कठोर हो जाता है, ठोस हो जाता है। सो गाइस देखते हैं आगे, कैल्शियम यह है प्लास्टर का सूत्र। इसको यदि हम फिर से क्या करते हैं, जल दे रहे हैं, यहाँ पे H2O दे रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, ये फिर से जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम का सूत्र क्या है, CaSO4 और 2H2O है, जिप्सम बन जाता है। ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन जल के रूप में जुड़ा होता है, आधा अणु ही जुड़ा होता है क्रिस्टलन जल में। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है, कैल्शियम सल्फ्यूरिक 2 इकाई के अणु सूत्र के साथ एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने के लिए, सजावट के लिए, सतही को चिकना करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड Cl2 क्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो क्या है, ये बुझा हुआ चूना है, इसमें अपन Cl2 मिला रहे हैं, तो समझ ये क्या बन जाएगा, विरंजक चूर्ण बन जाएगा। अपन ने ये पढ़ा था, विरंजक चूर्ण बन जाता है प्रचलित नाम। क्वेश्चन नंबर 3, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो वो कौन बनाता है, ये वो बुझा हुआ चूना बनाता है, CaO, और इसमें क्या मिला देते हैं, Cl2। तो ये क्या है, बुझा हुआ चूना है। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। यदि कठोर जल को अपन को मृदु बनाना है तो इसके लिए अपन सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कर सकते हैं, NaCO3 सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, कठोर जल मृदु में परिवर्तित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का विलयन गर्म करने पर क्या प्रकार की अभिक्रिया करता है, इस समीकरण को लिखना है। देखिए जो सोडियम होता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कार्बोनेट 3 अणु आएंगे के विलयन को यदि अपन ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं, ऊष्मा, तो इससे क्या निकल के आता है गाइस, सॉरी मिट गया वो, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CO2 में अपन क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं। तो क्या निकल के आता है, इससे निकल के आता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, Na निकल के आता है, प्लस H2O हो जाता है, और CO2 भी निकल के आता है, CO2 निकल आता है, और H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में अपन ने सूत्र बताया था आपको, देखिए यहाँ पे लिखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ में यदि जल की अभिक्रिया होती है तो ये बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बन जाता है, वो जिप्सम बन जाता है। मतलब CaSO4 सल्फेट और प्लस आधा अर्ध हाइड्रोजल प्लस आधा 1.1/2 मतलब 1/2 और जल से क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता था। देखिए ये है जिप्सम। अभिक्रिया से जिप्सम बन जाता था, यही है जल के साथ। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, आपको कैसा रहा ये चैप्टर।
आई होप गाइड्स आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है गाइड्स या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पूरी 10th क्लास का सिलेबस के अनुसार पाठ्यक्रम करवाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइड्स।